तो शिक्षा दो धारी तलवार है, वो कहते हैं। बोले पढ़े लिखे लोग तो रहे यहां पे, लेकिन इतना अत्याचार भी होता रहा ना, जितने जुल्म हुए दलितों पर, वो तो पढ़े लिखे लोग तो थे ही, अभी भी हैं। तो शिक्षा किसको और कैसे दे रहे हैं, इस पे निर्भर करेगा कि शिक्षा का क्या इस्तेमाल करेगा। अगर वो खराब आदमी हुआ तो दूसरे पर अत्याचार करेगा, उसका पैसा ठगेगा, उसको केस में फंसाएगा। और व्यक्ति अच्छा हुआ तो उस शिक्षा का इस्तेमाल मानवीय विकास के लिए करेगा। सबसे ज्यादा खूंखार जातिवाद तो आपको मिलता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, सबसे खूंखार। यह कारण नहीं है कि आईआईटीज और मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे सुसाइड करते हैं, महीन काटते हैं, महीन। आपकी दिमाग की नसें तो ऐसे ऐसे हाई वोल्टेज टेंशन में ले जाएगा, और इतना ले जाएगा कि आप नसें फट जाएंगे, इसीलिए बच्चे सुसाइड करते हैं। नीट का जितना पेपर लीक हो रहा है, पेपर चोर, ये सब पढ़े लिखे लोग ही। 20-22 बच्चे कितना सुसाइड किए हैं, आपके सामने है। अब तभी निर्लजता से लोग कह रहे हैं हमने बच्चों को माफ करिए। अरे बच्चे माफी मांग रहे हैं आपसे, माफी मांगो देश से। 152 पेपर लीक्स, और राम मंदिर में वो क्या कहते, पैसा भी, चंदा भी लीक हो रहा है। तो पढ़े लिखे, ये पूरा आर्गुमेंट था उनका। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपको वोटिंग राइट मिला है वो एक लंबी प्रक्रिया का संघर्ष है, तब जाके आपको एडल्ट फ्रेंचाइजीज मिला है। वयस्क मताधिकार एक दिन में नहीं आया है, वो तकरीबन 40-50 साल का संघर्ष है, तब मिला है। जब आजाद हुआ भारत, संविधान सभा में भी इस पर बहुत बहस हुई। ये कुछ शिक्षा संबंधी कंडीशन रखना चाहिए, प्रॉपर्टी संबंधी रखना चाहिए, बहुत बहस हुई। प्रोफेसर केटी साहब थे जो थे हाउस में, उन्होंने तो ये भी कहा कि एमएलए एमपी बनने के लिए भी कुछ एजुकेशनल पैरामीटर होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कैटेगरिकली डिनाइड, और बोले नहीं, सबको वयस्क मताधिकार होना चाहिए, जो भी एक एज के ऊपर है सबको मिलना चाहिए। और बहुत संघर्ष के बाद ही आया। तो मैंने कहा आरएसएस को समझना पड़ेगा। तो आरएसएस क्या इसमें कह रहा है? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया। ये ऐतिहासिक जगह है, यहीं पे पूरी सब बैठक हुई थी। यही इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कहते हैं ना इसको। 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में लेख छापा। आज लेके नहीं आया, उनसे मेरे जेब में कागज रहता है, वो शायद हमारे के पास व्हाट्सएप में हो, ऑर्गेनाइजर का वो आर्टिकल लिखता है और कहता है कि चूंकि यहां बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो इसलिए वयस्क मताधिकार से बहुत अधिक होप नहीं किया जा सकता है। ये प्रिंटेड है। इसका मतलब क्या है कि वयस्क मताधिकार नहीं रहे तो चलेगा, बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आम लोगों में समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था के बारे में समझ कम होती है। सोचिए जरा सा, कम होती है, इसलिए हम वयस्क मताधिकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये इनका जेनेसिस था। आरएसएस उसी आर्टिकल में लिखता है कि इसमें भारतीयता संविधान में कुछ भी नहीं है और इसमें मनुस्मृति का जिक्र नहीं है। इतनी महान हमारा संविधान था, मनुस्मृति वो बात कर रहा है वहां। तो मनुस्मृति अगर लागू हो जाए तो क्या वोटिंग राइट रहेगा? नहीं, उसमें भी कैटेगरी है। जनेऊ पहनने में भी कैटेगरी है। कौन किस तरह का जनेऊ पहनेगा ये भी डिफाइंड है। कौन 4 धागा, कौन 5 धागा, कौन 3 धागा, कौन पीला रंग का, कौन सफेद रंग का, ये भी समझिए। अब टॉयलेट जाते हैं तो कान पे लगाते हैं ना, वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि वो देख के पता लगे कौन जात का है। नहीं, वो उसमें 3 धागे का रहेगा ना तो पता लग जाता है कि वैसे को 3 धागे का पहनना है। जी, इतना बड़ा साइंटिस्ट है लोग।
जैसे आप इंजीनियर डॉक्टर सब लोग बैठे इधर, गृह प्रवेश कीजिएगा तो आपको गोबर गणेश का पूजा करवाता है नहीं, 1 रुपया डालो उस पर, 1 रुपया नहीं डलवाता है, वो टेस्टिंग मशीन लैब है, ये एम्स से पढ़ के आया है, IIM से पढ़ के आया है, देखते हैं क्या करता है, साइंटिस्ट है। अगर 1 रुपया वो डाल दिया उस पर और नमस्ते कर लिया, वो 7वीं पास पुरोहित जो है ना समझ लेता है भले ही डॉक्टर इंजीनियर IAS बन गया है लेकिन इसके दिमाग में गोबर ही है, इसका टेस्टिंग करता है। तो ये फिलॉसफी मनुस्मृति को जो समझता है, और आप में से मैं जानता हूं, आप में से बहुत सारे लोग यहां सब बड़ी बड़ी बात कहेंगे, और चुनाव के समय जाएंगे तो चाहे बीजेपी से हो चाहे JDU से हो, अपने जात वाले को वोट देके आते, इसीलिए आपका ये हाल है, बुरा हाल है ना। जाएंगे यहां से तो सब बड़ी बड़ी बात हो जाएगी। तो पटेल जी हैं तो पटेल जी पता लगा कि आप कैसे अब नीतीश कुमार जी को वोट नहीं देंगे, तो देना है। पासवान जी यहां बैठे होंगे तो बोले कि अब तो चिराग पासवान को देना है, तो जाओ उन्हीं से राइट्स ले लो ना, खत्म हो रहा, जाओ उन्हीं से राइट्स लीजिए ना, वो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं कि अगर वैसे लोगों को, जो RSS को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वोटिंग का जो पूरा चोरी का मामला है वो RSS का फिलॉसफी का पार्ट है। 2 जो मुद्दे यहां रखे गए हैं, सरकारी धन से पोषित सभी निजी क्षेत्रों में आरक्षण, और दूसरा भारत में आम चुनाव विकसित देशों की तरह बैलेट पेपर से हो। बैलेट पेपर से हो इसका मतलब कि EVM हटे, और राम टेके साहब ने तो टेक्निकल तरीके से समझाया है और सूरज जी ने भी समझाया है, लेकिन इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ क्या है इस पे मैं 5-7 मिनट बोलूँगा। और जो 2 मुद्दे हैं दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, और दोनों मुद्दों को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि RSS को नहीं समझे। सब इस देश में जितने खुराफात हो रहे हैं उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो कनेक्शन आपको RSS से मिलेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जो वोट का अधिकार है ये एक दिन में नहीं मिला है। पहले 1909, 1919-20 साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1935 का एक्ट जिसको बेसिस पे संविधान आगे बड़ा बना, फिर कैबिनेट मिशन, संविधान सभा। तो संविधान लागू होने से पहले जो वोट का अधिकार था सबको नहीं था, उस पर शिक्षा और संपत्ति के 2 क्राइटेरिया होते थे कि आपको इतना शिक्षित होना है और इतना टैक्स पे किया है। वो आंकड़े आप देख लेंगे, हम सिर्फ आइडियाज पे बात कर रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर जब साउथ बोरो कमेटी आई 1919 में, तो वो पहला एक पब्लिक अपीयरेंस है डॉक्टर अंबेडकर का। लिखित दस्तावेज भी उन्होंने दिए, मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया, और कमीशन के सामने पेश हुए और मौखिक बात भी कही उन्होंने। आप पढ़िए, वो सब किताब में अवेलेबल है। और मेरी अभी एक किताब आई है अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र, वो दस्तावेज मैंने डाल दिया उसमें। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप हजारों साल से, और अंग्रेजों की भी उन्होंने आलोचना की कि जब आप दलितों को पढ़ने ही नहीं देते हैं तो उससे शिक्षा संबंधी योग्यता की अपेक्षा क्यों करते हैं? जब उनके लिए पैसे कमाने के रास्ते बंद हैं, दलित व्यापार नहीं कर सकते हैं, दुकान नहीं खोल सकते हैं, तो धन की जो योग्यता है उससे आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? और एक आम व्यक्ति भी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, उसमें इतना व्यवहारिक ज्ञान होता ही है
कि अपने आसपास की समस्याओं, ये हमने देखा है गांवों में, आप चल के देखें तो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन समझ बहुत होती है, अपने आसपास की समस्याओं को बेहतर समझ सकता है और बेहतर तरीके से रख सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कई बार ऐसा नहीं कर सकता है।